चलो ओके, शुरू करते हैं। स्टोन एज या पाषाण युग। सिंपली पाषाण युग से क्या समझते हो? हम्म, आरिफ बताएगा। आरिफ, क्या मतलब हुआ पाषाण युग का? पत्थर का, सबसे पहले पत्थर का तो यूज सबसे पहले उन्होंने बेसिकली शुरू ही कर दिया था। तो वो टाइम जब आदमी पत्थर के औजार और पत्थर के हथियार, पत्थर को तो दो तरीके से यूज करेगा। शुरू वाला जो आदमी है वो या तो उसके टूल होंगे या उसका वो एज वेपन उसको यूज करेगा। तो वो टाइम है पाषाण युग। अब पाषाण युग की शुरुआत हो जाती है, कहाँ से शुरुआत होती है? जब इस धरती पे मानव जीवन की शुरुआत होती है। सदा से तो मानव यहाँ था नहीं। पहला व्यक्ति कौन था यहाँ? कौन सी जो स्पीसीज थी? वो कहते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ठीक है, सिंपल सा। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस कब आ गया था? जैसे अभी हम लोगों का क्या नाम है? होमोसेपियंस है। शुरू वाला व्यक्ति था जो सबसे पहली स्पीसीज थी, उसका नाम था ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलिया में रहता था ये। ठीक है, पिथेकस का मतलब होता है साउथ, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में रहता था, इसके लिए कहते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस। और इसका टाइम था 5.6 मिलियन ईयर अगो। मिलियन का मतलब तो समझते हो ना, 10 लाख। तो ये लगभग था 56 लाख साल पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस आया। ठीक है, अब लिख लो, पहला मानव ऑस्ट्रेलोपिथेकस था। ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ठीक है, अब धीरे धीरे ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ है हम लोगों का। ये वैसे एंथ्रोपोलॉजी का सब, एंथ्रोपोलॉजी की बात है, जिसको मानव शास्त्र कहते हैं। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद आया होमो हैबिलस, वो इस स्पीसीज का। जैसे इसका ब्रेन सिर्फ 400 सीसी का था। सीसी मतलब ब्रेन की जो कैपेसिटी नापी जाती है, आज कितना है ब्रेन की? 2000 प्लस है, इसमें ज़्यादा समझ नहीं थी। फिर आया होमो हैबिलस, वो आदमी जिसने पहली बार, जिसको फर्स्ट टूल मेकर कहते हैं, जिसने पहली बार, जैसे पत्थर का उपयोग तो यही कर रहा था, पर इसको टूल बनाना नहीं आता था। ये जैसा मिलता था वैसे ही काम में ले लेता था। कोई मिल गया, पीट के पत्थर से किसी को मार लिया, कोई जानवर को मार लिया, खा गया। लेकिन उस पत्थर को कैसे काट के तराश के पतला बनाना है, धारदार बनाना है, कैसा करना है, वो काम किया होमो इबेलस ने। और उसके बाद में आया होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस का मत लिखना चाहिए, हिस्ट्री की चीज़ नहीं है, वैसे ही बता रहा हूँ। होमो इरेक्टस का मतलब, इरेक्ट का मतलब सीधा खड़ा होना, वो व्यक्ति जो सीधा खड़ा होके चलने लगा। होमो इरेक्टस के बाद आया, जैसे करते करते होमो सेपियंस आ गए, और होमो सेपियंस ने सारी चीज़ें ठीक तरीके से शुरू करी। अब स्टोन एज है वो बहुत लंबा टाइम स्पेन है। बहुत लंबा टाइम स्पेन कैसे होगा कि 56 लाख साल पहले धरती पर व्यक्ति आ गया था, और वो चलेगा 10,000 साल तक। 10,000 पे आके जबरदस्त चेंज होंगे, क्योंकि आज से ठीक 10,000 साल पहले वो क्लाइमेट थी जो आज है। उससे पहले तो आदमी पहाड़ों और गुफाओं में रह रहा था। आज से 10,000 साल पहले कुछ चेंज आया, क्लाइमेट में चेंज आया। क्लाइमेट जब गर्म हुई तो लोग मैदानी भागों में आके बसने लग गए। उससे पहले तो वो पहाड़ों में ही रह रहा था, जंगलों में रह रहा था। इसका टाइम स्पेन लंबा है। लंबा टाइम स्पेन है तो ठीक से पढ़ने के लिए इसको अपन
3 भागों में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। उससे पहले एक और इम्पोर्टेंट चीज, बार बार शब्द आएंगे, बीसी शब्द आएगा, एडी आएगा, वो क्या है, वो कंफ्यूजन दूर करता हूँ, पहले देख लेना फिर लिख लेना। हिस्ट्री में आता है ना, ईसा, ईस्वी पूर्व, बीसी, एडी, ये क्या है ये बता देता। देखो, दो चीजें अपन बहुत लिखते हैं, एक तो बीसी, एक एडी। बीसी का क्या मतलब हुआ, बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट क्यों, देखो दुनिया में वो चीजें चलती हैं प्रभावशाली लोगों की। अब तिब्बत और नेपाल कोई कैलेंडर बना के, या भूटान कैलेंडर बना के, या युगांडा कैलेंडर बना के ये सोचे पूरी दुनिया मान ले, उसको कोई मानेगा क्या। तो जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो सारे के सारे क्रिश्चियन हैं, और वो कल्चरली वो डोमिनेंट लोग हैं, तो वो जो उनका कैलेंडर चलेगा ना। मैं आपसे ये पूछूं, जैसे अपना राजकीय कैलेंडर शक संवत है, आपसे पूछूं शक संवत कौन सा चल रहा है, आपको ही नहीं पता होगा। नहीं पता ना, क्यों नहीं पता, क्योंकि जो वही जो चलेगा, जो 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 चीज डोमिनेंट होगी, वही कल्चर है ना जो डोमिनेंट होगी, ठीक है। तो ईसा मसीह का जो जन्म हुआ ना, उसको एक मान के इसकी गणना करते हैं। तो उस जो आज वाला 2023 चल रहा है, ये क्रिश्चियन या ग्रिगोरियन कैलेंडर है, समझ गए। अपना थोड़ी है ये, तो जो क्रिश्चियन लोग हैं उनका कैलेंडर है। तो इसमें एक कौन सा है, जब ईसा मसीह का जन्म हुआ, उससे पहले का तो बिफोर क्राइस्ट आ जाएगा, उसके बाद का एडी आ जाएगा, एना डोमिनी कहते हैं। और एना डोमिनी लैटिन वर्ड है, उसका मतलब भी ये ईसा मसीह के जन्म का वर्ष, सिंपल सी बात है। तो जो एक से पहले आएगा उसके लिए तो बीसी आ जाएगा, बिफोर क्राइस्ट, और एक के बाद आएगा उसके लिए एडी आ जाएगा, समझ गए। का मतलब है बिफोर क्राइस्ट। क्राइस्ट का मतलब सिंपली ईसा मसीह के जन्म से पहले। इसको बीसी को लिखेंगे अपन, क्या लिखेंगे, ईस्वी पूर्व। ईस्वी पूर्व ही लिखेंगे ना। देखो, एडी है, वैसे लैटिन लैंग्वेज चलती थी यूरोप में, ये जो इटालवी फ्रेंच स्पेनिश से पहले, ठीक है। इसका है एना डोमिनी, एना डोमिनी। एना डोमिनी का मतलब है ईयर इन दैट आवर लॉर्ड बोर्न, मतलब ईसा मसीह के जन्म का वर्ष है ना, एना डोमिनी। ईसा मसीह के जन्म का वर्ष, ठीक है। इसके बाद वाली जो भी घटनाएं होंगी उनको हम लिखेंगे एडी के रूप में, एडी या ईस्वी। इसको ईस्वी के रूप में लिखेंगे ना अपन। अब 2023 ईस्वी तो है, समझ गए। अब फिर ये तो हो गए पूरे के पूरे जैसे क्रिश्चियंस मानते थे इनको। आजकल दो नए शब्द चल रहे हैं, उनको कहते हैं बीसी और बीसीई। जैसे सीई, सॉरी सीई, और बी सी ई, ये दो शब्द भी मिलते हैं ना आपको। सी का क्या मतलब है, हम्म, क्या मतलब है, कॉमन एरा। कॉमन एरा का भी मतलब यही, जो वर्तमान समय है ना,
वर्तमान की भी बजाय इसको लिखो ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय। फिर ये तो इधर देखो एक बार, ये तो ये बीसी था ही, फिर इसकी क्या जरूरत पड़ गई। इसको ज़्यादा सेकुलर मानते हैं, और इसको कौन लोग फॉलो करते हैं? यहूदी ज़्यादा फॉलो करते हैं। बेसिकली क्राइस्ट जो क्रिश्चियन का भगवान है और यहूदियों का भगवान है, वो था तो एक ही। ये ज़्यादा सेकुलर है, इसको यहूदी ज़्यादा फॉलो करते हैं, ये भी मिलेगा। और बीसी का मतलब हो गया सेम, बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, ये सेम एडी जैसा हो गया। ठीक है, समझ गए ना? जो पुराना चलेगा, जैसे कोई मैं कहूँ आज से 2025 साल पहले कोई घटना हुई, तो उसको कैसे बोलोगे? कैसे? उसको सेकंड बीसी भी बोल सकते हैं ना? बोल सकते हैं क्या? दूसरी ईस्वी पूर्व बोल सकते हो क्या? 2023 तो ये हो गई, दो बैक में चले जाओ। नहीं आया कि नहीं आया समझ, बताओ। आया क्या समझ सारिका? हम्म जैसे मैं ये पूछूं, जसवीर आज से 30 दिन पहले गंगानगर आया था और आज से 10 दिन पहले तक यहाँ रहा था, ऐसे ही कहोगे ना? तो जब वो चलेंगी तो वो माइनस में उल्टी चलेंगी, जब आएंगी तो बता दूंगा, इतना याद रख लोगे। इसको कभी कभी बीपी भी लिख देते हैं। बीपी शब्द का क्या मतलब है? हम्म बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पूर्व। 2023 से पहले, एक से पहले की डेट बतानी हो ना, तो उसके लिए बीपी लगा देते हैं। जैसे बीपी, बीसी और बीसी एक ही बात है। आई समझ में बात? जैसे ये एक ही ग्रुप है, बिफोर प्रेजेंट, बिफोर कॉमन एरा और बीसी, ये तीनों एक ही बात है। राम किशन आ रही है ना समझ? ठीक है। और सीई और एडी एक ही बात है, समझ गए? सिंपल सा। जो 2000, जो एक से पहले होगा उसको तो अपन क्या कह देंगे, बीसी कह देंगे या बीसी कह देंगे या बीपी कह देंगे। और जो एक के बाद का है उसको सारे को एडी कह देंगे या सीई कह देंगे। ठीक है, पर अपन बीसीई और एडी में चलेंगे, ज़्यादा यूज इनको बीसी और एडी को लेते हैं, समझ जाओगे। अब आगे बढ़ते हैं स्टोन एज में। स्टोन एज या पाषाण युग। पहले देखना है फिर लिखना है, पूरी की पूरी किताब नहीं लिखेंगे। पूरी किताब लिखेंगे तो फिर नोट्स बनाने का मतलब क्या हुआ? एक और एनसीईआरटी तैयार हो जाएगी। शॉर्ट में लिखवाऊंगा, यहीं से याद करके जाना है। ठीक है, देखो, स्टोन एज बहुत लंबा टाइम स्पेन है, क्योंकि धरती पे जैसे ही आदमी आया, ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ, चाहे बंदर से हुआ चाहे चिंपांजी से हुआ। ठीक है, पत्थर वो पहली चीज थी जो उसने यूज करना शुरू कर दी। तो वो फिर वो का विकास बहुत लंबे समय तक हुआ, ऑस्ट्रेलोपिथेकस से होता हुआ, होमो एबिलस से होता हुआ, होमो इरेक्टस से होता हुआ, रामापिथेकस निएंडरथल से होता हुआ,
और वो होमोसेपियंस तक की यात्रा बहुत लंबी है, लंबी यात्रा है। इसको हम पढ़ने की सुविधा के लिहाज से 3 भागों में डिवाइड कर लेते हैं ना। तो कौन कौन से होंगे? दिख रहा है क्या पीछे तक ये कलर? दिख रहा है क्या, या चेंज करूं? हम्म। सबसे पहले वाला जो होगा वो कहेंगे, हिंदी मीडियम के कितने लोग हैं आप में से, और इंग्लिश मीडियम के? ठीक, दोनों में चले। देखो, सबसे पहले आई उसको कहेंगे पैलियोलिथिक। ठीक है, पैलियोलिथिक। पैलियो का मतलब होता है पुराना, हिंदी में। और लिथिक का मतलब, लिथिक उस चीज को कहते हैं जो पत्थर से संबंधित हो। तो लिथिक का मतलब होता है पत्थर से संबंधित। इसको हिंदी में कह सकते हैं पुरा पाषाण काल, कह सकते हैं क्या? पैलियोलिथिक एज या पुरा पाषाण काल, क्योंकि ये सबसे पुराना है। ठीक है, फिर इसके बाद में कोई बीच की अवस्था भी आएगी, उसको क्या कहेंगे? मध्य पाषाण काल या मिजोलिथिक एज। और इसके बाद वाली जो एज आएगी उसको क्या कहेंगे? नियोलिथिक या नवपाषाण। अब ये जो पेलियोलिथिक एज है इसका टाइम क्या है? देखो, अलग अलग बुक्स में अलग अलग है इसका टाइम, क्योंकि ये वो टाइम था जब आदमी में बहुत स्लो चेंज हो रहा था। ठीक है, पर अपन डेट्स लिखेंगे, नई एनसीईआरटी पुरानी एनसीईआरटी में फर्क है। नई एनसीईआरटी वाली डेट्स लिखाता हूँ मैं। इसका टाइम है 5 लाख से कितना लिखवाया था? 5 लाख से है 12,000। 12 लिखा है या 10? 10 होगा। 12,000 बीसी होगा या एडी होगा? ठीक है, 5 लाख से 12,000, ये बहुत लंबा टाइम पीरियड था। देखो, 12,000 क्यों लिखते हैं? कुछ लोग इसको 10,000 भी लिख देते हैं। ठीक है ना, अब 2000 में कोई जबरदस्त परिवर्तन नहीं आया था, वो तो अब मॉडर्न एज है, अब बहुत फर्क आ रहा है। लेकिन वही पत्ते बांध के घूम रहे थे, पत्थर से किसी को मार के खा जाते थे, टेक्नोलॉजी कोई उनके पास थी नहीं, मेटल वो कोई यूज नहीं कर रहे थे, तो उनमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं। ठीक है? ये टाइमलाइन आपको एनसीईआरटी वाली टाइमलाइन है। ठीक है ना, अब ये इतना लंबा टाइम स्पेन है, तो इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। कौन कौन से करते हैं? लोअर, मिडल और अपर। ठीक है, बहुत लंबा टाइम स्पेन हो गया। तो इसको कौन से भागों में डिवाइड करेंगे? लोअर पैलियोलिथिक एज, या निम्न पुरा पाषाण काल। इसका टाइम है 5 लाख से मोटा मोटी 50,000 तक लिखते हैं। 70 लिखवाया था ना मैंने, 70,000 वर्ष पूर्व तक। ये नई वाली एनसीईआरटी का टाइम है, पुरानी वाली में 50,000 तक दिया हुआ है। ठीक है,
लोअर, लोअर के बाद में कौन सा आएगा? मिडल, मिडल पैलियोलिथिक एज या मध्य पूरा पाषाण काल? मध्य पूरा पाषाण। इसका टाइम है 70 से 35 हजार, है ना? 70 हजार से 35 हजार BC। लोअर पैलियोलिथिक, मिडल पैलियोलिथिक और लास्ट अपर पैलियोलिथिक। कुछ पूरा पाषाण काल। इसका टाइम है 35 हजार से 12 हजार। तो मुझे एक बात बताओ, अपर, मिडल और लोअर क्यों? हम्म, देखो, दुनिया की जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं हैं ना, इस बात को ऐसे समझना, आपके गांव में कोई घर जैसे बंद घर हो या मकान खंडर हो गया हो, तो उसमें लगातार धूल जमती जाती है, वो नीचे दबता जाता है। तो दुनिया की जितनी भी पुरानी सभ्यताएं मिली हैं, वो टीलों के नीचे दबी हुई मिली है, उनके ऊपर मिट्टी चढ़ जाती है। तो जो सबसे पुराना होगा वो सबसे नीचे मिलेगा, बीच वाला उससे ऊपर मिडल में, और जो नया है वो सबसे ऊपर मिलेगा। तो जो साइट्स या जो स्थल जितने नीचे मिले, जितने ऊंचे मिले, उस हिसाब से इनको लोअर, मिडल और अपर कह देते हैं। निम्न, मध्य और ऊपरी पूरा पाषाण याद रह जाएगा। वजह ये है, जैसे सारे के सारी, आप जनरली कोई ऐसी साइट अगर जाते हो, देखते हो, तो आपको ये बहुत ऊंची जमीन के नीचे दबी हुई, ठीक है ना? ठीक है, इसलिए इनको अपर, मिडल, सॉरी, लोअर, मिडल और अपर कहते हैं। अब ये चलता है 5 लाख से 12 हजार। अब 12 हजार के आसपास आके क्या हुआ कि जो जो हिमावर्तन या ग्लेशिएशन कहते हैं, अगर आपने पढ़ा हो तो, इस टाइम क्या हुआ, 12 हजार या 10 हजार साल के आसपास आके जो जबरदस्त रूप से बर्फ जमी हुई थी, वो बर्फ पिघलने लग गई। बहुत ज्यादा ठंडे क्लाइमेट में आदमी क्या है, पहाड़ों और जंगलों, पहाड़ी गुफाओं में रह रहा था। यहाँ तक वो लगातार गुफाओं में रहेगा, केव्स, जो अपने आप में नेचुरल बहुत अच्छी शेल्टर होती है। तब तक उसको पहाड़ काट के मकान बनाना नहीं आता था, पहाड़ के बीच में जो दरारें होती थी उन्हीं में वो रह जाता। तो नेचुरल शेल्टर थी, बरसात से बचाती थी। उसने आग जलाना सीख लिया था, ठीक है। यहाँ तक वो खेती नहीं करेगा। खेती क्यों नहीं करेगा? क्योंकि पूरे एरिया में बर्फ जमी हुई थी, क्लाइमेट ऐसी थी नहीं कि वो खेती कर पाए। खेती करना कब शुरू करेगा? मीजोलिथिक एज में थोड़ा थोड़ा उसको समझ आएगा कैसे खेती करते हैं। तो जो मध्य पाषाण काल है उसका टाइम क्या है? 12 हजार वर्ष पूर्व से लेके 10 हजार वर्ष पूर्व तक। अब ये वो एज है, ये बीच की ट्रांजिशनल फेज है, सिर्फ 2000 साल के लिए चली है। ट्रांजिशनल फेज कैसे? कि वो जंगल और पहाड़ की गुफाओं को छोड़ के मैदानों की तरफ आ रहा था। मैदानों की तरफ क्यों आ रहा था? क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रही थी। समझ गए? तो ये बीच का संक्रमण काल या ट्रांजिशनल फेज है। अब लास्ट नवपाषाण काल कब से है? 10 हजार वर्ष से लेके ये लगभग है, अब दक्षिण भारत में तो ये 2000 साल पहले तक भी चलती है। इसको मान सकते हो मोटा मोटी 6000 या 4000 है या 6000 है। लिख लेना दक्षिण भारत
ठीक है। अब इनमें क्या क्या चेंजेज आए लगातार, वो मैं अब बताता हूँ, ठीक है। ये याद रह जाएगा, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। इनमें जनरली आपसे साइट पूछते हैं, एक तो जगह स्थल कौन कौन से थे, इनके टूल्स कैसे थे, हथियार कैसे थे, वो बताऊंगा। बढ़े आगे। देखो, पैलियोलिथिक यानी पुरापाषाण का। पुरापाषाण में भी तीन हो गए, निम्न या लोअर, बीच वाले, मिडल, मध्य पुरापाषाण, और लास्ट हो गए निम्न, सॉरी अपर, उच्च पुरापाषाण काल या अपर। देखो, ये टाइम था 5 लाख से 12,000। इसमें मानव कैसा था, पूरे के पूरे में व्यक्ति कैसा था, हंटर एंड फूड गैदरर, शिकारी और खाद्य संग्राहक। खाद्य संग्राहक का मतलब समझते हो, पड़े को उठा लेता था, इसको उपजाना नहीं आता था, खेती करना नहीं जानता था। शिकारी इतना जबरदस्त था, जो मिल गया उसको मार देता था। ठीक है। असभ्य था, बर्बर था, बारबेरियन था, उसको ये नहीं समझती कपड़े कैसे पहनने, उसको ये नहीं समझती खाना कैसे खाना है, जो मिल जाता था तो मार के कच्चा खा जाता था। और इसलिए लाइफ बहुत टफ थी, सिविलाइज्ड लोग नहीं थे, तो आदमी की उम्र बहुत कम थी। ठीक है। सबसे पहला आदमी था। अब इसकी विशेषताएं लिखो तो यहाँ, असभ्य या बर्बर था, ठीक है। ये कैसा था, अखेटक और खाद्य संग्राहक। अखेटक का मतलब हंटर और फूड गैदरर। देखो, हिस्ट्री जब भी पढ़ो ना, इधर देखो मेरी तरफ, हिस्ट्री में सडन चेंज नहीं होता कभी भी कोई चीज में, धीरे धीरे चेंज होता है। जो चेंज होता है वो पिछले टाइम पे डिपेंड करता है, और चेंज आता है। उस चेंज की प्रोसेस को पकड़ना सीखना है आप। वो जो बदलाव की प्रक्रिया पकड़ना सीख गए, तो आप ये समझ लो कि आपको हिस्ट्री समझ आ गई। कैसे, जो पैलियोलिथिक या पुरापाषाण का शिकारी था, खाद्य संग्राहक था, वो मध्य काल में आते आते कैसे मछली पकड़ना सीख गया, छोटे लेवल पे खेती करना सीख गया। और नियोलिथिक में तो प्रॉपर वो ग्रामीण बस्तियां बसा ली थी, खेती करना सीख गया। तो हिस्ट्री में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, उस बदलाव की प्रक्रिया को पकड़ना है आपको, कि बदलाव कैसे हुआ का, उस चेंज वाली प्रोसेस को पकड़ना है। ठीक है ना। तो ये सिंपल हंटर था, फूड गैदरर था, इसको खेती करनी नहीं आती थी। ठीक है। ये शुरू वाला व्यक्ति था, इसको समझ नहीं आती थी कुछ भी। कहाँ रहता था ये, पहाड़ी गुफाओं में रहता था। अब जैसे जैसे क्लाइमेट में चेंज आया, नेचुरल केव्स वर हिज शेल्टर।
जैसे जैसे क्लाइमेट में चेंज आएगा उसके हथियारों में चेंज आता रहेगा। इनसे तीन तरह के सवाल बनते हैं। फर्स्ट सवाल तो ये बनता है कि पुरापाषाण वाले स्थल भारत में कौन से हैं, मध्य पाषाण वाले कौन से हैं, नवपाषाण वाले कौन से, ठीक है। दूसरा, पुरापाषाण वाला कैसा हथियार यूज करता था, मध्य पाषाण वाला कैसा करता था, नवपाषाण वाला कैसा करता था। तो तीसरे, इनमें चेंजेस कब कब कैसे कैसे आए। जैसे अब नियोलिथिक में हंटर तो रहा, लेकिन हंटिंग के साथ उसको एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री भी आ गई, ठीक है। वो चीजें देखनी। तो लोअर में, अब जैसे लोअर की मैं आपसे साइट्स पूछूं, ठीक है, इसको हटा दूं फिर से। अब देखना, अपन पढ़ रहे थे पैलियोलिथिक, ये पढ़ रहे थे ना, में ये तीन हो गए, लोअर पैलियोलिथिक, निम्न पुरापाषाण और फिर बीच वाला मध्य पुरापाषाण, तो मिडल पैलियोलिथिक एज। और लास्ट अपर पुरापाषाण, अपर पैलियोलिथिक, पैलियोलिथिक एज, उच्च पुरापाषाण। देखो निम्न उच्च में तो बांट लिया जैसे जैसे मिले। अब ये बीच का जो टाइम जो इनका अलग अलग दिए है, वो इनमें क्या चेंज आ गए थे वो दिए। टाइम का पता कैसे लगता है, कार्बन डेटिंग से। कार्बन जो जो उसके जो उसमें कार्बन का जो समस्थानिक है, जो रेडियो एक्टिव है, उसकी मात्रा के हिसाब से रेट का पता चल जाता है। ये काम किया किसने, हम्म हमारे गंगानगर में कालीबंगा वाली या इंडस वैली की साइट्स कौन कौन सी हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की गंगानगर में साइट कौन कौन सी है? हम्म कौन कौन सी है? कौन कौन सी है? हम्म बोलो। एक तो कालीबंगा, और गंगानगर और इसके सराउंडिंग वाला एरिया हनुमानगढ़ में बता दो। हम्म रंग महल है, बड़ोपल भी है, एक 68 GB भी है। ये बात मैंने इसलिए कही, हमें आज तक नहीं पता। और यहाँ एक इटली का छोटा सा लड़का था, आज से 125 साल पहले, एलपी टेसीटोरी, वो रंग महल और बड़ोपल को देख के बता गया था कि ये इंडस वैली की साइट्स हैं। आप लोग यहाँ के हो, आपको आज तक नहीं पता। तो ये जो अच्छा काम है एक्सकेवेशन या उत्खनन वाला है, ये सारा का सारा अंग्रेज करके गए। जैसे ही उन लोगों का इंटरेस्ट था इन चीज़ों में, जैसे ही भारत पे उनका साम्राज्य स्थापित हो गया, 1861 1861 में उन्होंने अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश किया। और वहाँ से उन्होंने एक एक साइट की खुदाई करनी शुरू करी। वो आज भी करते हैं, आज भी उन लोगों का इंटरेस्ट है। चलो आज तो अपना खुद का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बन गया। जैसे एक कैलकोलिथिक साइट है गंगानगर में, ताम्र पाषाण वाली, कौन सी है, 68 GB है। मैं राम सिंहपुर SHO था अभी 2021-22 में, तो वहाँ किसी को नहीं पता था कि ये कैलकोलिथिक साइट है। मैं कभी कभी चला जाता था,
तो लोग ये सोचते थे ये यहाँ क्या कर रहा है। लोकल तो वो जानते ही थे, एसएचओ को तो ऑलमोस्ट सारे लोग, तो ये सोचते थे ये यहाँ किस लिए आ जाता है, किसी को नहीं पता। कालीबंगा वाली ईंटें निकाल निकाल के लोगों ने अपने घर बना लिए, उनको क्या लेना देना इंडस वैली, उनको तो फ्री में ईंट मिल रही थी। लेकिन उन लोगों ने खुदाई करी, तो खुदाई जैसे दो तरीके से होती है, इन इन स्थलों की खुदाई दो तरीके से होती है। एक तो ये जैसे टीला हो गया, टीला किस लिए, क्योंकि नीचे उनके घर मकान जो भी होगा वो दब जाएगा। अगर ऊपर रहता तो कोई ना कोई तो रह रहा होता, समझ गए, वो दबे हुए हैं। दबे हुए हैं तो एक तो होती है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल का मतलब, हम्म, हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है क्षैतिज, मतलब पहले यहाँ खोदो फिर यहाँ खोदो, ऐसे ऐसे खोदते रहो लगातार। एक होती है वर्टिकल, तो हॉरिजॉन्टल की बजाय वर्टिकल ज़्यादा इजी है। जैसे ये एक स्लैब ले लिया पूरा, तो धीरे धीरे करके खोद रहे हैं, तो सारी चीज़ें मिक्स नहीं होगी, जो नीचे नीचे जो चीज़ है वो आती रहे। और जेसीबी लेके नहीं खोदते हैं, बड़े धीरे धीरे बड़े प्यार से बहुत आराम से खोदते हैं, जैसे धीरे धीरे ब्रश से। तो इंडियंस के बस की बात थोड़ी ना है, इतनी सब्र इतनी तसल्ली से कर। तो जो जो ये वर्टिकल खुदाई हुई ऊपर से नीचे वाली, इसमें सबसे ऊपर जो मिला उसको अपर कह दिया, वो साइड तो ऊपर ही मिलेगी। फिर उनसे नीचे मिडल मिली, उनसे सबसे नीचे लोअर मिली। अब इनमें चेंज क्या आया, चेंज के हिसाब से इनको बनाया गया। रंगमहल बड़ोपल का सच में ध्यान नहीं था ना, ठीक है। की किताबों में आज तक ये डिसाइड नहीं हो पाया। रंगमहल जैसे दो गांव हैं, आप राजस्थान की कोई किताब उठा के देख लेना, इंग्लिश वाली तीन किताबें हैं, तीनों मैंने देख ली, राजस्थान जीके की आती, हिंदी की ये गाइड सारी देख ली। एक भी आदमी साइंटिफिक तरीके से नहीं लिख के गया, मतलब स्टोन एज को अलग लिखे, ठीक है, कैलकोलिथिक को अलग लिखे, इंडस वैली को अलग लिखे। एक भी महान आदमी ने ये काम पूरा नहीं किया, सारी साइट मिक्सअप कर रखी। हिस्ट्री को लेके ज़्यादा हम लोगों का ज़्यादा इंटरेस्ट रहता नहीं है, तो अंग्रेज़ों ने ये वाला भला काम किया था, हमारी हिस्ट्री को उन्होंने रिकन्स्ट्रक्ट किया, ठीक है। उनका इंटरेस्ट था इन चीज़ों में। जैसे कहाँ इटली का छोटा सा बच्चा, जसवीर की उम्र, जसवीर से छोटा था तब तो वो यहाँ आ गया था, और वो रंग महल भी गया, बड़ोपल भी गया, कालीबंगा का भी उसने सबसे पहले बताया, ठीक है। इटली का लड़का था, घर से भाग गया था, 1887 में जन्म हुआ था, तो 1901-2 में घर से भागा, वहाँ से भागता भागता यूरोप से पैदल चलते चलते मिडिल एशिया से होता हुआ इंडिया में आ गया। सोच सकते हो, इतना एडवेंचर कर सकते हो क्या, कर सकता है आरिफ? सब्जी मंडी जाता है तो घर वालों को बता के जाना, मम्मी सब्जी मंडी जाके आ रहा हूँ, ठीक है। चलो, समझ आ गई ना कैसे खुदाई करते हैं, क्यों करते हैं। अब ये कहोगे भारत तो इतना गरीब देश है, जब आज मोदी जी का बयान आया था, आज ही आया था ना कोई स्किल इंडिया वाले प्रोग्राम को लेके, इससे जस्ट पहले 1 करोड़ लोग भूखे लोगों का देश था। G20 वाले में उसमें कुछ वो दे रहे हैं, यंग इंडिया, यंग पॉपुलेशन इंडिया में सबसे ज़्यादा है, तो एक गरीब देश में ये सब काम करने की कहाँ ज़रूरत है। हुँ? क्या फर्क पड़ जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता 5000 साल पुरानी हो, या 2350 से लेके 1750 के बीच हो, क्या साहिल की लाइफ में, जसवीर की लाइफ में, या सलोनी के जीवन में क्या चेंज आया उससे। हैंडेक्स यूज में लेते थे, क्लीवर यूज में लेते थे, कि चॉपर लेते थे, कि माइक्रोलिथ्स काम में लेते थे, इससे सारिका के लाइफ में क्या फर्क पड़ा। क्यों पढ़ते हैं बताओ, इतना खर्चा किया जाना चाहिए इन पे, किया जाना चाहिए क्या? बहुत स्लो प्रोसेस है, बहुत टाइम लगता है, धीरे धीरे ब्रश से मिट्टी उठाते हैं, नहीं तो अगर जेसीबी लगाई तो अपर लोअर मिडल एक में एक हो जाएंगे। क्यों करते हैं? हम्म, क्यों करते हैं? वही तो मैं कह रहा हूँ भाई, जिस जिस देश में आज तक गरीबी नहीं हट पाई, 5वीं पंचवर्षीय योजना में नारा दिया था इंदिरा गांधी ने, गरीबी हटाओ, आज भी जिस देश में लोग भूखे सोते हैं, उस देश की प्रायोरिटी होनी चाहिए क्या ये चीज़?
भूखे सोते हैं ना, आज भी सोते हैं, सो रहे हैं ना। 2 रुपये खाद्य सुरक्षा योजना जिस देश में, जिसमें फूड सिक्योरिटी एक्ट में देश की 75% पॉपुलेशन आती हो, जहाँ की 75% पॉपुलेशन के लिए एक समय का या 2 समय का प्रॉपर रूप से खाना मिल जाए उनको, वो बड़ा सवाल है। वैसे देश में ये चीजें मायने रखती हैं क्या? हम्म, बताओ, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? क्यों होनी चाहिए? पहले रोटी तो दो सबको। मूलभूत आवश्यकता तो व्यक्ति की वो है ना, पहले कोई भूखा नहीं सोए, बाद में खोद लेना ये। हम्म, सबको रोजगार दे पाए हैं क्या? हम्म, कितनी है रोजगार की दर भारत में? हम्म, मनरेगा चल रहा है ना मनरेगा। हम्म, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, मनरेगा में भी साल में 100 दिन काम मिलता है तुमको। देखो सिंपल सी बात है, होनी चाहिए। जिस देश की, जैसे ये कहते हैं ना, सभी लोग ये कहते हैं मेरे नाना जी घोड़ी रखते थे, मेरे दादाजी के पास बंदूक थी, चाहे नाना जी खच्चर पे बैठ के घूमते हो, कौन देख के आ रहा है, ठीक है। उससे व्यक्ति क्या है, गौरव की अनुभूति करता है। जिस देश की कल्चर जितनी पुरानी होगी, उससे वो राष्ट्र गौरव की अनुभूति करता है ना, करता है ना। इसलिए राष्ट्रीय गौरव के लिए ये आवश्यक, ठीक है। तो जैसे अपनी सिंधु घाटी सभ्यता सफाई के मामले में, सैनिटेशन के मामले में इतनी प्रोग्रेसिव थी कि वैसे अगर हम लोग होते तो 2015 में स्वच्छ भारत अभियान की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो साफ सफाई में इतने प्रोग्रेसिव थे। इस देश के सारे शहरों की समस्या है झुग्गी झोंपड़ियाँ। जितना बड़ा शहर उतनी बड़ी झुग्गी झोंपड़ी। दिल्ली में बहुत बड़ी है, मुंबई की तो धारावी इतनी बड़ी है कि आप लोग सोच नहीं सकते, ठीक है। गंगानगर का देख लो, छजगरिया मोहल्ला, जामनगर, है ना। एक तो उनका जो टाउन थे वो, क्योंकि भारत के शहरों की ये समस्या है कि वो प्लानिंग के साथ नहीं बनते। इंडिया में टाउन की प्लानिंग नहीं है, जिसका जी किया जहाँ जैसे बना लिया। इसका अपवाद एक चंडीगढ़ है, प्लानिंग के साथ बसा है। दूसरा, उनका इंडिया में वाटर ड्रेनेज जो सिस्टम है, जल निकास, वो प्रॉपर नहीं है। सीवरेज लाइन तुम्हारी पानी पीने वाली लाइन में कनेक्ट हो जाती है, फिर अगले दिन सारे के सारे लोग बीमार हो जाते हैं। तो गंगानगर में हर बार बाढ़ क्यों आ जाती है? क्योंकि यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर नहीं है। हर बार जैसे ही थोड़ी सी बरसात हुई, अंडरब्रिज से निकलना मुश्किल हो जाता है। ये पास स्कॉर्पियो है उसकी तो पार पड़ जाती है, लेकिन एल्टो वाले के डूबने के चांस रहते हैं ना। क्यों? क्योंकि तुम्हारा ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर नहीं है। और ये आज से हमारा 4,500 साल पहले प्रॉपर था, या 4,000 साल पहले मान लो। इंडस वैली वो हमारे यहाँ थी। उस समय हम बड़े गर्व से कहते हैं, तुम यूरोपियन कहते हो भारत पिछड़ा हुआ है, उस समय तुम्हारे शरीर पे, तुम जंगली थे, शरीर को आधे नीले पेंट से पेंट करके, और तुम जंगलों में रहते थे। उस समय हमारे यहाँ एक अर्बन सिविलाइजेशन थी, शहरी सभ्यता थी। तो इससे आदमी गौरव की अनुभूति करता है, इसलिए ये जानना जरूरी होता है। समझ गए? बढ़ो आगे अब। लोअर पैलियोलिथिक एज का टाइम बताओ फटाफट। 5 लाख से 70,000। इसमें साइट कौन कौन सी थी? एक तो सोन नदी घाटी है, जो नदियों के किनारे ही मिलेंगी पुरानी सारी की सभ्यताएं। वहीं मच्छी खा लेता था, वहीं पानी पी लेता था, और उसी के मिट्टी से झोंपड़ी बना के सो जाता था। पानी तो मूलभूत आवश्यकता है ना आदमी की। तो ये साइट कहाँ कहाँ है? चल, या साइट्स, एक तो है सोन नदी घाटी, सोन रिवर वैली, कहाँ है ये? पाकिस्तान में। और दूसरी जगह कौन सी है? हम्म, बेलन। बेलन नदी घाटी कहाँ है? मिर्जापुर यूपी में। ये 2 साइट है, ठीक है। वेपन कैसे यूज करते थे ये? हम्म,
कैसे वेपन यूज करते थे? हैंडेक्स, क्लीवर और चोपर। इंग्लिश वाले नाम याद रखना है ना। जैसे हथियार थे इनके, हैंडेक्स का मतलब क्या हुआ? हाथ वाली कुल्हाड़ी। हैंडल का काम तो हाथ करता था, और पत्थर होता था आगे से, तीखा पत्थर होता था, इसलिए हैंडेक्स कह देते हैं। हिंदी में कहेंगे इसको हस्त कुठार। तो कुठार कोई कहते हो क्या? मतलब हिंदी की उस दिन, हिंदी का सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है, हिंदी का लोगों ने ये नुकसान किया, जिस दिन इसको आम शब्दों की भाषा से ले गए, दूर ले गए ना, जानबूझ के जिस दिन इसलिए इसको क्लिष्ट बना दिया, उस दिन से हिंदी इस देश की भाषा रही नहीं और नहीं है। हिंदी मातृभाषा सबकी नहीं है, राष्ट्रभाषा भी नहीं है, सिर्फ राजभाषा है, पता है ना। 343 आर्टिकल, संविधान सभा में सिर्फ एक वोट से राजभाषा बनी थी, और अभी भी हर 10 साल के लिए बढ़ा देते हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के सारे काम और पार्लियामेंट के काम इंग्लिश में ही होते हैं। ठीक है, तो हिंदी के साथ ये हस्त कुठार, अरे कुठार क्या होता है? कुल्हाड़ी कह दो ना, मर जाओगे क्या कुल्हाड़ी कह दोगे तो? कुठार से, अब जसवीर घर जाके कहे पापा कुठार लेके आना, लकड़ी काट के लेके आऊंगा, पापा कहेंगे निकल मेरे घर से, है ना। हैंडेक्स, तो जैसे हिंदी के चिपकना मत, कि मैं तो आंग्ल भाषा से नफरत करता हूँ, अंग्रेजों भारत छोड़ो, तुम्हारी नफरत से कुछ नहीं होगा, पढ़नी पड़ेगी इंग्लिश। ठीक है। अब पेपर में क्या करते हैं, यूपीएससी क्या करती है, वहाँ जो लोग बैठे हैं उनको हिंदी नहीं आती। जैसे अब आप लोग राजस्थान से बाहर नहीं गए हो, तो आपको ये लगता है, कभी जाना साउथ इंडिया में, आप बात करोगे हिंदी में तो वो ऐसे देखेंगे, अन्ना ऐसे देखेगा जैसे खा जाऊं इसको, ये कहाँ से आ, ये बात है। नहीं कोई प्लीज कोई, हम नॉर्थ इंडियंस के लिए ही टफ है, यही अपना हिंदी पट्टी क्षेत्र यही तो है। हिंदी की हमने दुर्गति कर ली है ऐसे करके। जैसे कलीवर को क्या लिखते हैं वो, विदारिणी। विदारिणी क्या होता है? जैसे कोई चीज से छिलका उतारना हो, विदारिणी। विदारिणी से कोई चीज, बात समझ आती है क्या? हम्म, आती है क्या? हैंडेक्स, क्लीवर और चोपर। चोपर का क्या मतलब हुआ? जो कोई चीज को काटने के काम आता है। हेलीकॉप्टर को चॉपर इसलिए कहते हैं, उसके पंखे हवा को काटते हैं तेज स्पीड से। जो बड़ा वाला चाकू होता है ना, आजकल जो मॉडर्न चाकू चल रहे हैं, इतने बड़े बड़े चाकू आते हैं ना किचन में, तो चॉपर कहते हैं। ठीक है, हैंडेक्स, क्लीवर, चॉपर। अब यूपीएससी क्या करती है, विदारणी तो उसको नहीं लिखना आता, वो ऐसे कर देगी, हैंडेक्स, क्लीवर। अब क्या करोगे, विदारणी को कहाँ ढूंढोगे? ऐसे कर देगी तो क्या करोगे उसका? क्योंकि पेपर बाईलैंग्वेज आता है, यूपीएससी आरपीएससी का दोनों का डबल लैंग्वेज में आता है। तो इंडेक्स क्लीवर देखो, जैसा जीवन जी रहे थे ना, तो ये हथियार ऐसे थे, जानवरों को मार के खा रहे थे, तो इससे तो मार लेते थे, क्लीवर से चमड़ी उतार लेते थे, चॉपर से टुकड़े कर लेते थे। सिंपल सा पत्थर के औजार थे, कल स्लाइड में दिखा दूंगा। ठीक है। मिजोलिथिक एज जो थी, ये दो ही है, सोहन और बेलन नदी घाटी, तो ये साइट है, ये इनके हथियार है। बस कंप्लीट हो गया। अब जो मिजोलिथिक है वो छोटा सा टाइम पीरियड है, 12,000 से लेके 10,000 तक। सॉरी सॉरी सॉरी, ये मिडल है, वो है 70 से 35 है। मैं मध्य पाषाण में चला गया था। ये है 70,000 से 35,000। इसमें देखो, चीज तो सारी की सारी वो ही रही, एक चेंज आया, पत्थर के पतले पतले हथियार काम में लेने लग गए, जिनको फ्लेक्स कहते हैं। ये वाले हथियार हैं, इनको सल्क या स्लैक्स कहते हैं। ये सारे जो हथियार की टाइप है ना, उसको सल्क कहते हैं, सल्क या स्लैक्स। ये कोई ना कोई चीज को काटने के काम में आते थे, काटने या तोड़ने के।
इस टाइम में क्या हुआ, पत्थर की पतली पतली पपड़ियां मिली हैं, पतले हथियार हैं। और क्यों? क्योंकि वो जंगलों में आ गए थे और जानवर की चमड़ी उतारने के लिए ऐसा हथियार चलता था। इस समय जो चल रहे थे हथियार, उसको क्या कहेंगे? फ्लैक्स वाले हथियार कहेंगे, फलक कहेंगे। ठीक है, इसमें कौन से? फलक हथियार या फ्लैग टूल्स। समझ गए? पत्थर की पतली पतली पपड़ियां, स्प्लिंटर्स ऑफ, स्प्लिंटर कहते हैं ना, स्प्लिंटर्स ऑफ स्टोन, पत्थर की परपटी वाले हथियार वाले औजार। और ये साइट कौन कौन सी है? सेम यही साइट है। ठीक है, सोन नदी वाली, बेलन नदी वाली, नर्मदा तुंगभद्रा की भी है ना, नर्मदा जो गुजरात वाली नदी है, और तुंगभद्रा दक्षिण भारत के, वहां भी ये साइट्स मिले। साथ में क्या हुआ, एक चीज और थी, मतलब गोल पत्थर के हथियार काफी सारे मिले हैं। अब वो स्पेशल टाइम पीरियड था, वजह जो भी रही हो, गोल पत्थर के हथियार मिले साथ में, है ना। तो गोल बटिकास मतलब, अस्म का मतलब क्या होता है? पत्थर होता है अस्म का मतलब, है ना। अस्म का मतलब गोल बटिकास्म वाले हथियार भी मिले। ठीक है। और नेक्स्ट में जब आओगे, अपर पैलियोलिथिक में आओगे, अपर का टाइम क्या है? 35,000 से 12,000। इसमें स्लैक्स और फ्लैक्स दोनों ही वेपन यूज में लिए हैं। ठीक है, तो सल्क और फलक यार, यार की बजाय औजार लिखो, है ना। फलक, औजार, ये इसमें कोई स्पेशल नहीं है, दोनों के तरह। ये प्रॉपर्टी वाले यहाँ काम में लिए। ये देखो, ये सारे चेंजेस आ रहे थे क्लाइमेट के हिसाब से, जैसे उनकी जगह चेंज हो रही। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। मेरी कोशिश ये रहेगी हिस्ट्री में आप लोगों का इंटरेस्ट डेवलप हो, चाहे कोई एग्जाम देना। कई बार क्या होता है, जल्दी नौकरी लगना होता है, तो हो सकता है छोटी एग्जाम भी देनी। कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, पर आपको इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। ठीक है। अब इस समय मिडल पैलियोलिथिक एज की एक इम्पोर्टेंट जगह, भीमबेट का नाम सुना है क्या? कहाँ है ये? भोपाल, मध्य प्रदेश। इसकी बात करेंगे कल। यहाँ क्या मिला है? ये इन दोनों टाइम की है, पेंटेड केव्स मिली हैं, चित्रित शैलाश्रय जिसको कहते हैं। ठीक है, एक आईएएस मेंस 2015 में सवाल आया था कि जो, सुनना ध्यान से, मध्य पाषाण की जो कला है, वो उस समय के सांस्कृतिक जीवन को बताती है, और आधुनिक आधुनिक कलाओं से कुछ मामलों में वो श्रेष्ठ है। ठीक है, जैसे वो ये है कि वो जैसे मिडल पैलियोलिथिक एज की बात करती है, ठीक है ना। मिडल पैलियोलिथिक नहीं, मिजोलिथिक की बात करती है। मिजोलिथिक जो मध्य पाषाण वाली है। ठीक है, इसके जस्ट बाद में, पूरा पाषाण के जस्ट बाद में जो टाइम आएगा, क्योंकि वो ऐसे लिखता है कि स्टोन आर्ट ऑफ Mesolithic age is much closer to the cultural life of that time, and it is much better to contemporary art। और फिर ये कहता है समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। अब आलोचनात्मक मूल्यांकन, समालोचनात्मक मूल्यांकन,
विवरण दीजिए, प्रकाश डालिए, इन सब बातों में थोड़ा थोड़ा आंसर लिखने के तरीके में चेंज आ जाता है। तो क्रिटिकली एंड क्रिटिकली डिस्क्राइब, इसका मतलब क्या हुआ? अब उसका उत्तर कैसे लिखो? उत्तर ऐसे लिखना है, इसमें इन्होंने जिस गुफा में रहते थे, तो यूपीएससी की तैयारी थोड़ी ना करनी थी, कोई कॉलेज थोड़ी ना जाना था, मच्छी मारी, जो मिल गया खा लिया, पका लिया, खाली टाइम में बैठ के पत्थर से चित्र बनाते रहते थे। अब चित्र किस चीज का बनाएंगे? जो वो काम करेंगे। अब आप लोग जैसे इस बात को ऐसे समझना, भाई कोई व्यक्ति चित्र बनाता है, वो उसके दिमाग की उपज होती है, ठीक है। जैसे आप लोग इस चीज को ऐसे समझना, राम कृष्ण जी की मूर्ति देख, चित्र आप देखते हो, उनके चेहरे फेमाइन ज्यादा है, मतलब महिला वाला लुक ज्यादा आता है उसमें। तो राम अगर वास्तव में देखो तो राम बड़ी बड़ी मूछ दाढ़ी रखते थे, उस समय सब लोग रखते थे। तो वो मूछ दाढ़ी क्यों नहीं बनाई? क्योंकि पहली बार जो पेंटर था जिसने चित्र बनाया, अब उसने वैसा फेस बना दिया, वो एकदम मतलब आप चेहरा देखोगे तो आपको ये लगेगा महिला का चेहरा है, लगेगा ना ऐसा? लगता है ना ऐसा? अब वही चित्र अगर कोई आदिवासी बनाता राम का, तो उसकी राम की नाक चपटी होती ना। हम्म। तो वो तो व्यक्ति चित्रों में व्यक्ति क्या बताएगा? अब उसने शिकार के दृश्य बनाए, प्लस और जो गतिविधियां शिकार के बनाए हैं, आपसी वो, जैसे बच्चे के जन्म के चित्र बनाए, या और कोई वो सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहे हैं उसके बनाए। अब उससे क्या क्या पता चलता है? एक तो उस समय पशु पक्षी या जानवर कौन कौन से थे, उसी के बनाएगा जो उस टाइम होंगे, ठीक है, जो उसको दिखेंगे उसी के बनाएंगे। शिकार कैसे करता था, और आधुनिक काल से कैसे अच्छी है, क्योंकि जो हमारी लेटेस्ट चित्रकला थी वो थी कंपनी स्कूल वाली चित्रकला। कंपनी स्कूल वाली चित्रकला में विषय इतने व्यापक विषय नहीं थे, उसने तो बच्चे का जन्म होते तक का चित्र बना दिया, क्योंकि उसको इतनी वो, उसके तो विषय वस्तु जो थे, उसको ऐसे लिखना है। मतलब आपको यूपीएससी के लिए अगर हिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो आपको आपको कंटिन्यूटी में पढ़नी है, आपकी समझ व्यापक होनी चाहिए, कॉम्प्रीहेंसिव होनी चाहिए, ठीक है। 15 में आया था, जर्नलिस्ट स्टोन एज से सवाल कम पूछते हैं, आरएएस प्री में आज तक कोई सवाल नहीं आया, सिर्फ एल्कोलिथिक एज से आएगा, ताम्रपाषाण से, वो अलग से मैं बता दूंगा। इन 10 साल में आईएएस मेंस में 15 में ये सवाल, तो क्या, ठीक है, समझ आ रही है? आ रहा है ना?